हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी क्विक रिवीजन से हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि पूरे चैप्टर अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएं जो कि हमारे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी हेल्प कर सके। सो इसी क्विक रिवीजन को हम यहाँ पर आज करने वाले हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू से समझने वाले हैं। थोड़े से टाइम में सारी चीजों को रिकॉल करेंगे। बस मेरे साथ आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है, ताकि सभी बच्चे लास्ट मोमेंट पर एक अच्छी सी रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाएं, एक अच्छी सी रिकॉलेशन करके जाएं, ताकि सारी चीजें उनको याद आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। ठीक है, अब यहाँ पर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन 600 BC से लेकर के 600 CE। ये क्यों लिखा गया? क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट में छोटी छोटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इसी डेवलपमेंट से पॉलिटिकल और आपकी इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट होगी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक राजा जो होता है अपनी पॉलिटिकल पावर को गेन करता है, और वही राजा पर्टिकुलर अपने राज्य में रहने वाले लोगों से ही धीरे धीरे रेवेन्यू जो है वो लेगा, और किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमी डेवलप होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ 600 BC से लेकर 600 CE का जो टाइम पीरियड है उसको एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यही वो टाइम पीरियड था जब आयरन का यूज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि झारखंड जैसे इलाके में आयरन माइंस पाई जाएगी, जिससे कि टूल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं, और यही टूल्स और वेपन्स डेली उनकी लाइफ में भी काम आएगी, साथ में उनकी आर्मी में वो जो वेपन्स होते हैं वो काम आएंगे, जिसकी वजह से राजा पर्टिकुलर दुश्मन पर, जो भी सेना होती थी, आर्मी होती थी, उस पर जल्दी से विजय प्राप्त कर सके और धीरे धीरे अपना लैंड एक्सपेंशन कर सके। राइट। इसके बाद में यहाँ पर इमर्जेंस ऑफ द न्यू सिटीज एंड टाउन। ठीक है, अब यहाँ पर नए नए सिटीज और स्टेट्स बनेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द कॉइनेज सिस्टम। यही वो टाइम पीरियड हुआ जब सबसे पहली बार सब कॉन्टिनेंट के अंदर कॉइनेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। अब यहाँ बड़े जो लॉन्ग जो डिस्टेंस कम्युनिकेशन होते थे, दूसरे देश में जाना होता था, तो अब यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन होगा, ताकि सिक्के ले जा करके वहां पर ट्रेड कर सके, डील कर सके वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर राइज ऑफ द न्यू रिलीजन, और इसी के साथ में भी नए रिलीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका नाम है बौद्धिज्म और जैनिज्म। इसीलिए इस टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट कहा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आगे चलते हुए 16 महाजनपदास की। मैंने अभी आपको कहा कि सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग भागों में छोटी छोटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जनपद से महाजनपदास बनेंगे। तो यही महाजनपदास स्टेट्स कहलाते हैं। तो अब 16 महाजनपदास, यानी कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर 16 महाजनपदास पावरफुल महाजनपदास होंगे। ठीक है, रूल्ड बाय द, तो हर एक महाजनपद एक राजा रूल किया करता था, जिसको संघार और घानास कहा जाता था। राजा की जो कैपिटल होती थी, क्योंकि हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, जिसमें राजा खुद रहता था, सारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी वहीं से ही बनकर चलती थी। इसलिए इसको क्या किया जाएगा, कैपिटल को बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित किया जाएगा, फोर्टिफाइड किया जाएगा, ताकि कोई भी एनिमी जो है अचानक से आकर उन पर अटैक ना करे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट्स जो है वो लागू हो जाएंगे, और परमानेंट सेटलमेंट तरीके से ही एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देंगे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्टिफाइड कैपिटल और परमानेंट सेटलमेंट, सेटल्ड आर्मी। तो पहले क्या होता था कि जो है मतलब राजा ही क्या करते थे, किसानों को, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा, उसी से खेती वेती करवाया करते, तो उसी से ही टाइम पड़ने पर वो सोल्जर्स के रूप में भी उनको काम ले लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे देखा जाएगा एक चेंज, कि जो आर्मी होगी वो सेटल्ड आर्मी होगी, यानी कि जो सोल्जर हैं वो सोल्जर्स वाला ही काम करेंगे। राइट। तो उसमें यहाँ पर देखेंगे कि मगध, कुरु, पांचाल। अब यहाँ पर कुछ ऐसे महाजनपदास हैं जो कि क्या करेंगे, मगध, जैसे मगध है, कुरु है, पांचाल है, गांधार है, कंबोज है, वज्जी है और मल्ला। ये ऐसे महाजनपदास होंगे जो कि पावरफुल जनपदास कहलाएंगे, महाजनपदास कहलाएंगे। इनमें से जो सबसे पावरफुल महाजनपद होगा वो होगा मगध। मगध क्यों पावरफुल जनपद, महाजनपद कहा जाता है, इसके रीजंस को भी जानेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मगध को जो है वो इतना पावरफुल बनाने में, ठीक है, स्पेशली राजाओं का एम्बिशियस होना बहुत ज़्यादा एक मेन फैक्टर माना जाता है। क्योंकि जब तक कोई राजा एम्बिशियस नहीं होगा, अपना लैंड एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचेगा, मुझे अपने राज्य के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, राज्य में रहने वाले लोग मेरे से जो है वो सेटिस्फाइड रहे, मेरे से खुश रहें, और राजा को सपोर्ट करे, राजा उनको सपोर्ट करे, यही दोनों का सपोर्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ जो राजा लोग थे, यानी कि किंग्स थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद, ये वो राजा थे जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। इनके अंदर वो एम्बिशन थी कि मुझे अपने राज्य को
सबसे बड़ा बनाना है, साम्राज्य बनाना है, इसके लिए मुझे आसपास के क्षेत्रों को हराना होगा, ठीक है, हरा करके मुझे अपने साम्राज्य में इनको मर्ज करना होगा, ठीक है। तो राजाओं का एम्बिशियस होना भी बहुत मेन फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा एक तो ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आयरन माइंस पाई जाती थी, ठीक है, और आयरन माइंस के अलावा यहाँ पर जो मगध की जो सॉइल थी ना बच्चा, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, कुछ भी इसमें कल्टीवेशन करो तो वो बहुत ज्यादा उसकी उपजाऊ शक्ति की वजह से, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की वजह से इसमें प्रोडक्शन अच्छा निकलता था एग्रीकल्चर का, जिससे पर्टिकुलर राजा क्या होगा, राजा जो है वो अलग अलग जो भी एरियाज होंगे या कंट्रीज होंगे जिनकी डिमांड होगी कि हमें अनाज चाहिए, तो वहां से ये सप्लाई करेगा और बाकी की कंट्री उनको पैसा देगी, इसी से क्या हो जाएगी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, राइट। उसके बाद में यहाँ पर फॉरेस्ट भी पाए जाते थे, ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या होते थे, एलिफेंट्स पाए जाते थे जो उनकी आर्मी में काम आएंगे, राइट। उसके बाद में यहाँ पर इसकी कैपिटल जो थी, मगध की फर्स्ट कैपिटल थी राजगीर, मगध की फर्स्ट कैपिटल जो थी राजगीर थी, कई बार ये भी आ जाता है, राजगीर का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, हाउस ऑफ द किंग। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे मौर्य एम्पायर की, राइट। तो जैसे ये महापद्मानंद, ये नंद डायनेस्टी के थे, तो नंद डायनेस्टी जैसे खत्म हो जाती है, खत्म किसने की, इसको डिक्लाइन किसने किया, डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन था मौर्य साम्राज्य, है ना। तो मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर, ठीक है, धनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। अब यहाँ पर मौर्य एम्पायर स्टार्ट हो जाता है 321 BC से लेकर के 185 BCE तक, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये डिक्लाइन हो जाता है, क्या, मौर्य एम्पायर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर रूलर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, देन उनके बाद उनका बेटा राजा बनता है, फिर उसके बाद में द ग्रेट अशोका आते हैं। तो ग्रेट अशोका के शासनकाल को जो है वो एक बहुत ही पीसफुल वाला, एक बहुत ही गोल्डन एरा कहलाते हैं, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है, दूर दूर तक जो है वो मगध एम्पायर को फैलाया जाता है, राइट, एक्सटेंड किया जाता है। तो मगध जो थी अशोका, कैपिटल पाटलिपुत्र, तो पहले जो मगध की कैपिटल थी वो राजगृह थी, लेकिन इसकी सेकेंड कैपिटल को पाटलिपुत्र जो है वो सेलेक्ट किया गया। कब सेलेक्ट किया गया, 4th सेंचुरी BCE के अंदर, ठीक है, 4th सेंचुरी BC के अंदर इसको मगध की कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। और आज का पटना पहले का क्या कहलाता था, पाटलिपुत्र कहलाता था, क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा रिवर के पास लोकेटेड था, कम्युनिकेशन अच्छे से हो सकती थी, एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए यहाँ से वाटर भी अवेलेबल हो सकता था। बहुत सारे रीजंस को सोच कर ही पाटलिपुत्र को एक कैपिटल के रूप में चूज किया गया, राइट। इसको इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए इसको 5 पॉलिटिकल सेंटर्स में डिवाइड किया गया। एक तो खुद जो थी वो पाटलिपुत्र थी ही कैपिटल, इसके अलावा तोशाली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और, ठीक है, तक्षशिला, ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सारी नॉर्थ इंडिया की थी, तो साउथ इंडिया उस टाइम में मगध, इसका मौर्य एम्पायर का पार्ट नहीं हुआ करता था। तो साउथ में कौन रूल करते थे, साउथ में चीफन्स रूल किया करते थे, जैसे नॉर्थ इंडिया में राजा होते थे, सेम इसी तरीके से साउथ में भी राजा होते थे, जिनको चीफ और चीफन्स कहा जाता था, राइट। सो तमिलक्कम कंट्री, चोला, चेरास, पांड्यास, ये जो साउथ वाला एरिया है, इसमें चोलास डायनेस्टी, चेरास डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी रूल किया करती थी, राइट। सो यहाँ पर रीजन जो है इस तमिलक्कम कंट्री के अंदर, ठीक है, कौन कौन से रीजन शामिल होंगे, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रीजन होगा मिला करके ये सारा का सारा तमिलक्कम कंट्री कहलाएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर चीफ और चीफन्स, जिस तरीके से राजा अपने लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया करता था, ऐसे साउथ में भी ये लोग राजा होते थे, चीफ होते थे, तो वहां से भी रेवेन्यू लिया करते थे लोगों से, और रेवेन्यू से ही धीरे धीरे यहाँ पर भी साउथ में भी डेवलपमेंट होने लगी थी, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुशानास। तो कुशानास रूलर जो थे वो अब क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ना बैटल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक डायनेस्टी आएगी, दूसरी डायनेस्टी पहले वाली डायनेस्टी को हरा करके खुद वहां पर सेटल्ड हो जाएगी, खुद अपना शासन करने लगेगी। तो अब धीरे धीरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज रूल करने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कुशानास डायनेस्टी की। तो कुशानास डायनेस्टी 4th सेंचुरी BCE से यहाँ से इनका रूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इनके सबसे महान रूलर कौन थे, कनिष्क थे, राइट। हाईएस्ट स्टेटस, तो ये जो है वो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया, ठीक है, साथ में आपका प्लस में आपका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट एरिया। तो इन्होंने इतने सारे एरिया को एक्वायर किया हुआ था, और इनकी कमर्शियल कैपिटल जो थी वो मथुरा थी, ठीक है। जैसे इंडिया की कमर्शियल कैपिटल जो है वो बॉम्बे है ना, इसी तरीके से इनकी मथुरा हुआ करती थी, जहाँ से सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। उसके बाद में यहाँ पर रूलर कनिष्क जो है हाईएस्ट स्टेटस, इन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी टाइटल दी थी देवपुत्र की। देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ही गोल्ड कॉइन को इशू किया था सबसे पहले 1st सेंचुरी BC से लेकर के, ठीक है, 1st सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी CE के। तो ये जो है इनका रूलिंग पीरियड आप देख रहे हो 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE, इसी के अंदर इन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। इनकी कैपिटल जो थी तक्षशिला थी, कैपिटल तक्षशिला थी, लेकिन कमर्शियल कैपिटल कौन सी थी, मथुरा थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो किस तरीके से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होती है, तो इसका सबसे मेन रीजन माना जाता है आयरन टिप्ड प्लोशेयर, यानी कि अब हलों के अंदर जो है वो आयरन की कोई बनी हुई नुकीली चीज इंसर्ट कर दी जाती थी, जिससे खुदाई किया करते थे और वो जो प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर का वो बहुत अच्छा होता था। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये माना जाता है। सेकंड, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, कैनाल, तो इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए, टैंक्स वगैरह बनाए गए, ताकि लोगों को अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए जो है अच्छी तरीके से पानी मिलता रहे। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं किसको, पेडी कल्टीवेशन को, यानी कि चावल की खेती को। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो है वो यहाँ जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रहते थे तो वहाँ पर पेडी कल्टीवेशन किया। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं किसकी, गुप्ता डायनेस्टी की। तो गुप्ता डायनेस्टी का टाइम पीरियड 4th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है, सीई से स्टार्ट हो जाता है। इनके सबसे महान रूलर जो थे वो कौन थे, वो थे समुद्रगुप्त। ठीक है, रूलर चंद्रगुप्त सेकेंड, समुद्रगुप्त के प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी गई थी, है ना। प्रशस्ति क्या होती है, इन द प्रेज ऑफ किंग। तो समुद्रगुप्त के एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन ने अपने राजा की प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी जिसको कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति, और इसी को ही इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की गई थी कि हमारा राजा ऐसा है, इतना धन है जितना कि कुबेर के पास में। तो ये सारा का सारा किसने लिखा था, ये लिखा था हरिसेन ने, जो कि उनके कोर्ट पोएट थे। और यहीं से ही गुप्ता रूलर ने भी क्या किया, गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया था, राइट। इसी को ही स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन कहा जाता है, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स ने ही स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, स्पेक्टुलर गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, स्पेक्टुलर का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सतवाहन रूलर्स की बात करते हैं। तो सतवाहन जो थे बाय कास्ट कौन थे, एक ब्राह्मण थे। ठीक है, फेमस रूलर इनके कौन थे, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इंपॉर्टेंस ऑफ द मदर, और यहाँ पर अपनी मतलब एक तरीके से मदर की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए वो क्या करते थे कि अपने नाम के आगे अपनी मदर का नाम इंसर्ट कर लिया करते थे, जिसको मैथ्रोनिमिक सिस्टम कहा जाता है, राइट। ये मैथिली से बना है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी पैतरनी और मैथिली क्या होता है, राइट। अदर शकाज रूलर, इसके अलावा यहाँ पर और भी दूसरे रूलर्स आते हैं। ये भी जो शक रूलर थे वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे, और किस तरीके से फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये रूल करने लग जाते हैं। कौन सा, आपके जो शकाज रूलर होंगे वो आपके नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में रूल करने लग जाएंगे, राइट। वाकाटक रूलर जो होंगे, वाकाटक रूलर्स जो है वो एमपी के अंदर जो है वो अपना रूलिंग पीरियड स्टार्ट कर देंगे। वाकाटक रूलर्स के साथ में ही प्रभावती गुप्ता की शादी होती है। प्रभावती गुप्ता कौन थी, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, डॉटर थी, और जो है वो वाकाटक प्रिंस के साथ में इनकी शादी हो जाती, इसलिए ये क्वीन कहाँ की कहलाएंगी, वाकाटक कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आता है क्या, इंडो ग्रीक रूलर। तो इंडो ग्रीक रूलर भी क्या करते हैं, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जिस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक ने, तो वो थे पंचमा कॉइन्स। तो ये इंडो ग्रीक रूलर्स जो होंगे इनको ही यवन कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पर आकर रूल करेंगे। साथ में आपका हर्षवर्धन हो जाएगा जो कि लास्ट पावरफुल हिंदू रूलर कहलाते हैं, और साथ में फिर अरब्स भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से ये जो है धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है। एक डायनेस्टी फिर उसने उसको दूसरी को रिप्लेस किया, फिर इस तरीके से बस वो डेवलपमेंट ऐसे होती चली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका के इंस्क्रिप्शन टोटल हमें 3 लैंग्वेजेस के अंदर हमें देखने को मिले। ठीक है, कौन कौन सी, प्राकृत, एरामाइक और ग्रीक। सबसे ज्यादा जो हमें मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस जो थे वो हमें प्राकृत लैंग्वेज के अंदर मिले हैं। इनके अंदर 2 स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, ब्रह्मी और खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट जो होती थी वो आपके नॉर्थ वेस्ट साइड में, यानी कि जो एरामाइक और ग्रीक भाषा में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन होते थे उनकी खरोष्टी स्क्रिप्ट होती थी, और प्राकृत भाषा की ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी, राइट। तो यहाँ पर सामंताज कौन होते थे, सामंताज वो होते थे जो रूलर्स के नीचे हायरार्की में होते थे, राइट। सामंताज जो है वो डेक्कन के अंदर रूल किया करते थे, एक तरीके से वहाँ के हेड होते थे। ये भी लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, ठीक है, और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो डेवलपमेंट किया करते थे, राइट। ये गुप्ता टाइम पीरियड पे था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सुदर्शन लेक की बात करते हैं। जो शक रूलर थे, है ना, जो जैसे रुद्र दमन थे, तो वो शक रूलर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेक को रिबिल्ड करवाया। टूट फूट गई थी, पहले की बनी हुई थी, मौर्य डायनेस्टी के टाइम की बनी हुई थी। तो अब वो धीरे धीरे जैसे मौर्य डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई तो दूसरे लोग आए, उन पर किसी ने उनको मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, इरिगेशन के लिए लोगों को अच्छे से, ठीक है, पानी मिल सके और अच्छी सी फसल हो सके, इसके लिए उन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ड करवाया। ठीक है, सुदर्शन लेक कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आई है, जैसे एपिग्राफी है। एपिग्राफी किसको कहते हैं? स्टडी फॉर इंस्क्रिप्शन को। जनपदास किसको कहते हैं? छोटे छोटे पीपल्स के ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को जनपदास कहते हैं। ओलिगैची कहते हैं जब एक राजा जो है अपनी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, तो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड ओलिगैची। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन का मतलब आपकी राइस कल्टीवेशन हो जाएगी। प्रशस्ति का मतलब होता है इन द प्रेज ऑफ किंग। अग्रहारा क्या होता है? लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मणास। तो कोई भी राजा हो, कोई भी अथॉरिटी हो जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया करते तो उसको अग्रहारा कहा जाता था। इसी के साथ आता है वोटिव इंस्क्रिप्शन। किस राजा ने किस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए लैंड ग्रांट करी, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था जिसको वोटिव इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। पैरीप्लस क्या होता है? अराउंड द सी, यानी कि जो सेलर्स होते थे, जो समुद्री यात्राएं किया करते थे, है ना, तो उस तरह के उनको कहा जाता है पैरीप्लस, ठीक है। अर्थेनियन, रेड सी, ठीक है। उसके बाद में न्यूमिमेटिस्ट क्या होता है? कॉइन्स पर जो स्टडी करने वाले जो पर्सन होते हैं उनको न्यूमिमेटिस्ट कहा जाता है, राइट। अब करते हैं बुक्स और ऑथर की बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। वेदास जो थे, 4 वेदास थे, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद एंड सामवेद। अर्थशास्त्र जो थी, जिसमें पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर के बारे में बताया हुआ था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में, तो ये अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने। इसके अलावा मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं, कुछ टाइम रुकते हैं, उन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी कितनी बड़ी थी और ये किस किस पार्ट्स में डिवाइड थी, कौन सा जो सेक्शन था वो किस तरह का काम करता था, सारी इस चीज में लिखी हुई है इंडिका के अंदर, ठीक है। ये किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। इसके अलावा पर्याग प्रशस्ति थी जो कि हरिसेन ने लिखी थी। जातक जो थी वो बौद्धिज्म, ठीक है, जातक जो थी वो बौद्धिज्म से रिलेटेड थी, ठीक है। तो पंचतंत्र जो होती थी, पंचतंत्र भी बुक है एक, ठीक है, ये किसने लिखी थी? ये विष्णुगुप्त ने लिखी थी। इसके अलावा हर्ष चरित्र जो थी वो बाणभट्ट ने लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन 2 से 3 जरूर से बनते हैं। उसके बाद में यहाँ पर करते हैं रूलिंग सोसाइटी, ठीक है। तो सोर्स जातक, अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें टेक्स्ट बुक से पता चलती है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड से, इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं। तो सोर्स द जातक, टेल्स एंड द पंचतंत्र। अब यहाँ पर नॉर्थ की बात करते हैं, ठीक है। ग्राम भोजक, ठीक है, लैंडलॉर्ड। ग्राम भोजक किसको कहते हैं? पर्टिकुलर जो मतलब जो मुखिया होते थे, है ना, उनको कहा जाता था ग्राम भोजक। आप इसको कह सकते हो गहपति टाइप में, राइट। सो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ग्राम भोजक कौन होते थे? लैंडलॉर्ड होते थे। इसी के अलावा यहाँ पर गहपति एक वर्ड आता है। गहपति कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली होती है। तो उस टाइम में फार्मर्स की ही जनसंख्या ज़्यादा थी, तो जो डिसीजन लिए जाते थे, मेजर डिसीजन, तो वो गहपति लिया करते थे, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली लिया करते थे। तो ये हो गए, ठीक है, फार्मर्स की कैटेगरी में। अब यहाँ पर साउथ की बात करते हैं। ये तो होगी पूरी की पूरी नॉर्थ की बात, ठीक है। नॉर्थ में ग्राम भोजक लैंडलॉर्ड्स को कहा जाता है, गहपति जो है हेड ऑफ द फैमिली को कहा जाता है। इसी तरीके से साउथ में जो वेल्लौर होते थे तो उनको लैंडलॉर्ड कहा जाता था। मतलब हमारे इंडिया के अंदर उसको जैसे जमींदार के नाम से जानते हैं, तो साउथ इंडिया में इनको वेल्लौर के नाम से जानते थे, ठीक है, वेल्लौर के नाम से जानते थे। उसके बाद में उजावर होते थे प्लोमैन को, और अदमई जो होते थे, अदिमई स्लेव्स कैटेगरी के होते थे। इसके अलावा टाउन और ट्रेड की बात करते थे। पाटलिपुत्र जो है वो रिवराइन रूट के लिए फॉलो किया जाता था, क्योंकि गंगा रिवर के पास लोकेटेड था। उज्जैनी से लैंड रूट फॉलो किए जाते थे, और पुहार से सी रूट, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता था वो 3 तरीकों से होता था। ट्रेड जो बढ़ाया जाता था इन 3 तरीकों से होता था। इसके अलावा पीपल जो होते थे, पीपल किस किस तरह के लोग जो हैं वो पर्टिकुलर विलेज एरिया के अंदर रहा करते थे, है ना, पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते थे। तो जैसे वॉशिंग फोक हो गए, वीवर्स, स्क्राइब्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, तो ये सारे चीज ये क्यों यहाँ पर बताए गए हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से ही वो डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ वीवर्स की, वीवर्स कौन होते हैं? कपड़ा बुनकर होते हैं। स्क्राइबर्स जो होते हैं वो लिखने वाले होते हैं। तो इन्हीं सब की ही हेल्प से पर्टिकुलर कोई भी राजा जो होगा वो अपने एरिया के अंदर डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं गिल्ड और श्रेणी की। तो गिल्ड और श्रेणी क्या होती है? क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको गिल्ड और श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। अशोका ने अपने आप को अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर 2 नामों से लिखवाया, एक था देवपिया और एक था पियादसी, राइट, ताकि अशोक जो है वो अशोक ना अपना नाम अशोक उन्होंने क्यों हाइड किया? क्योंकि कलिंग बैटल जो हुई थी, बहुत सारे लोग इन्हीं की वजह से ऐसा मानते थे कि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए, तो मुझे कोई बुरे उसमें नेगेटिव वे में कोई याद ना करे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम हाइड रखा और अपने नामों को जो है वो पियादसी और देवपिया से लिखवाया अपने इंस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि लोगों को एक मैसेज भी कन्वे होता रहे और साथ साथ में कुछ मोरल जो एटिकेट्स होते हैं वो लाइफ में अपने में फॉलो कर पाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? कॉइन्स की। तो यहाँ किस पर्टिकुलर
राजा ने किस तरह के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, पंचमा कॉइन की। तो पंचमा कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडो ग्रीक रूलर्स ने, और ये 2 मेटल के मिलाकर बनाए जाते थे, सिल्वर और कॉपर को, ठीक है, विद इमेज के साथ में। यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने अपनी इमेज के साथ में और कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, और वो कॉइन्स कौन से होते थे, पंचमा कॉइन्स होते थे। इसमें 2 मेटल मिलाई जाती थी, सिल्वर एंड कॉपर, और ये इंडो ग्रीक होते थे। इसी तरीके से फर्स्ट गोल्ड कॉइन 1st सेंचुरी सीई के अंदर कुशाना रूलर्स ने, कॉपर कॉइन जो थे वो योद्धे क्या थी, ये ट्राइब थी पंजाब और हरियाणा की, तो इन्होंने, इनके जो हेड्स होते थे उन्होंने भी कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। जरूरी नहीं था कि राजा ही कर सकते थे, ट्रेडर भी कर दिया करते थे। इसके अलावा रोमन फाउंड इन द साउथ इंडिया हॉर्स, तो हमें साउथ इंडिया के अंदर एक रोमन कॉइन मिला है जिसको हॉर्स कहा जाता था। स्पेक्टुलर, प्योर एंड द गोल्ड डिस्टेंस कॉइन जो थे वो गुप्ता रूलर्स ने चलाए थे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे। इसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन, हमारे हिस्टोरियन को किस तरह के लिमिटेशंस, किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करने में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं लेटर्स आर वेरी फेंट एंड इनग्रेव्ड, क्योंकि धरती में बहुत सालों तक ये दबे होने की वजह से जब इनको ऊपर निकाला गया तो कुछ लेटर्स इसमें से गायब हो गए थे, कुछ बिल्कुल फेंटेड हो गए थे, राइट। उसके अलावा यहाँ पर ऐसे भी देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे भी लेटर थे जो बिल्कुल डैमेज हो चुके थे, कुछ ऐसे भी इंस्क्रिप्शन थे जिनकी लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं की जा सकी। अभी तक भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनको डिसाइफर नहीं किया जा सका। रिसर्च जारी है, जल्दी इस पर जो है वो रिसर्च कर ली जाएगी, बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट गोल्ड कॉइन कुछ ऐसे भी होते थे जहां पर ना तो कुछ डेट मेंशन होती थी, ना किसी राजा का नाम होता था, जिसकी वजह से वो अभी भी जो है वो मिस्ट्री बनी हुई है। फर्स्ट गोल्ड कॉइन को कुशाना रूलर्स ने, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग ना पता होने की वजह से भी वो अनडिसाइफर्ड रहे, और डेली एग्जिस्टेंस नो मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन, जो डेली लाइफ कैसे होती थी लोगों की वो हमें इस तरह के इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है। तो ये सारी की सारी इंस्क्रिप्शन को की लिमिटेशन है जो कि आप अपने एग्जाम में 3 मार्कर या फिर 8 मार्कर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर, ठीक है, हमने पूरे चैप्टर को रिकॉल कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ में हमें सिंपल पेपर्स, इसके साथ में हमें PYQs, इसके साथ में हमें MCQs पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आपको ये इसके साथ में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वरदान को आप एनरोल कर सकते हो। ये जो वरदान है, आपको जो फर्स्ट वरदान दिख रहा है जिसमें प्रो नहीं है, उसके अंदर आपको PYQ सैंपल पेपर, CBSE के MCQ टेस्ट और CUET के PYQ आपको 1 मिलने वाले हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 0 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वरदान प्रो के अंदर इन्हीं सब का सोल्यूशन आपको इसके अंदर मिलेगा, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, और पर्टिकुलर सभी कॉम्बो का ये है 99 रुपीज़ का। और अगर आप सभी का कॉम्बो लेना चाहते हो कि मैम सभी सब्जेक्ट का हमें सोल्यूशन विद सोल्यूशन चाहिए, तो ये आपको मिलेगा 299 रुपीज़ में, ये आपका 99 रुपीज़ में, और ये आपका 0 रुपीज़ में। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, सभी पर डिस्काउंट पाने के लिए मैक्सिमम यूज़ जो आप करोगे कूपन कोड वो होगा Y489। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ये आपको मिलेगा करियर्स अड्डा की ऐप पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐप पर भी दिखा देती हूँ, तो जाकर के आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा की फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लो, और यहाँ डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर जाना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, ई बुक दिखेगी, राइट। तो आपको यहाँ पर कर लेनी है, ये रहा आपका वरदान बैच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका 0, अब देखो 0 आ गया ना, तो ये 0 के अंदर है, ठीक है। अगर आपको विद सोल्यूशन चाहिए तो विद सोल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरे सब्जेक्ट अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप, या पर्टिकुलर हिस्ट्री का चाहिए, पर्टिकुलर उसका चाहिए, पॉलिटिका या ज्योग्राफी का, तो भी आप उसमें कर सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये विद सोल्यूशन है हर एक सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489, और इससे क्या हो जाएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 247 का। तो अगर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो तो Y489 कूपन कोड लगा कर के मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें अवेल कर सकते हो। सो कैसा लगा आज का ये सेशन, मुझे कमेंट्स में लिखकर जोर से बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।